Hello friends. Last time in chapter 11 we learnt about some topic like a force can change the state of motion and exploring force. Okay? Now today we start our new topic and our topic is friction. What is friction? अगर आप कहीं पे रास्ते पे ही चल रहे हो, ठीक है, तो आप किसकी वजह से चल रहे हो, कौन सी इफेक्ट वहाँ पे हो रही है, तो वो क्या है, फ्रिक्शन है। आप पेंसिल से अपनी बुक में लिख रहे हो तो आप लिख क्यों सकते हो, हम बोर्ड पे चौक से लिखते हैं, ठीक है, तो हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन हर जगह प्रेजेंट है, फ्रिक्शन हो रहा है तभी हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो एक्टिविटी है, बॉल की एक्टिविटी है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन है, उसमें कि क्या है कि अगर हम कोई बॉल है तो अगर कोई बॉल को हम धक्का मारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो आगे आगे चला जाता है और फिर वो स्लो हो जाता है। अगर मान लीजिए कि हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, बाइसिकल है वो चला रहे हैं, तो क्या होता है कि बाइसिकल चला रहे होते हुए अगर हम जो पेंडल है वो अगर हम स्टॉप कर दें, हम पेंडल नहीं मार रहे हैं, हम वो स्टॉप कर देते हैं, तो क्या होता है कि स्लोली हमारी साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगी। ऐसा भी स्कूटर और कार में भी हो सकता है, ठीक है। उसमें भी अगर हम लीवर नहीं देते, हम इंजन को स्टॉप कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो स्टॉप हो जाती है। हम बोट में भी है कि बोट में क्या होता है कि जो रोइंग होते हैं हम उसको अगर स्टॉप कर देते हैं दोनों के दोनों साइड, तो क्या होता है कि वो बोट है वो आगे नहीं बढ़ पाती, वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। सो यहाँ पे इन सारे सिचुएशन में हमें क्या कहा गया है, इन सारे सिचुएशन में हमें कहा गया है कि अगर किसी पे कोई भी थिंग्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, तो अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी उसकी जो स्पीड है वो ग्रेजुअली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे, किसकी वजह से मिल रही है, फ्रिक्शन की वजह से। सो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो कौन है, किसके हैं, फ्रिक्शन के हैं। सो इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। सो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब क्या होता है कि मान लीजिए कि सरफेस है, ग्राउंड की सरफेस है और उस पे हम बॉल है वो जा रहा है, तो कहाँ कहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, बॉल की जो सरफेस है वो और ग्राउंड की जो सरफेस है वो, इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है वो हो रहा है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक बोट का एग्जाम्पल है, तो वाटर है और बोट भी है, तो उन दोनों के बीच जब हम वो हलेसा कहते हैं ना उसको, जब हम रोइंग है वो स्टॉप कर देते हैं, वो दोनों तरफ से जो हम मूवमेंट करते हैं उसके साथ अगर वो स्टॉप कर देते हैं, तो वहाँ पे जो वाटर की सरफेस है और जो बोट की सरफेस है उनके बीच फ्रिक्शन है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. यानी कोई भी अगर फ्रिक्शन है, अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू मूविंग कर रहा है और उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन है ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्रिएट होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन है वहाँ पे ऑपोजिट होगी। सो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हमारे पास है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी हम उसके कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स हम
उसको हम टच नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वन है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए डायरेक्टली एक्टिविटी में आपको कहता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास दो मैग्नेट है, और मैग्नेट में क्या होता है कि हमारे पास, आपने भी एक्टिविटी की होगी कि कई बार क्या होता है कि दोनों एक साथ है, वो एक दूसरे से नज़दीक आ जाते हैं, एक चिपक जाते हैं एक दूसरे से। और दूसरी एक्टिविटी क्या होती है कि वो एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें जो पोल होते हैं एन और एस, ठीक है, अगर एन एन होता है और एस एस होता है तो क्या होता है, एन एन और एस एस, तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अगर एन और एस की पेयर है तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। लेकिन हमें मान लीजिए कि मैग्नेट है, कोई लोहे की चीज़ है, हम उसके नज़दीक मैग्नेट को ले जा रहे हैं, तो क्या होता है कि वो चिपक जाता है। तो हमें इसमें कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही जो मैंने आपको बताया कि मैग्नेट्स क्या है, रिपेल हो रहे हैं ईच अदर से, और कहीं पे भी क्या हो रहे हैं, अनलाइक हो रहे हैं, या तो पुल और पुश हो रहे हैं। तो ये सभी एक्टिविटी है वो मैग्नेट में हो रही है, ठीक है। हमें उसको कांटेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, सो उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? अब मान लीजिए, अब ध्यान से एक्टिविटी है वो देखिए, यहाँ पे जो सभी है मैं पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रो है, ठीक है, और हमने उसको रब की है एक पेपर के साथ। एक स्ट्रो है, हमने पेपर के साथ उसको रब की है, और फिर हम दूसरी जो स्ट्रो है वो उसके साथ हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके पास ले जा रहे हैं। और फिर हमने अगर उस जो दूसरी स्ट्रो है उसको कागज़ के साथ, ठीक है, कागज़ के साथ हमने उसको रब किया है और फिर उसके नज़दीक ले जा रहे हैं, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब रिपेल हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जब हमने स्ट्रो को हमने पेपर शीट के साथ रब किया, ठीक है, रब किया पेपर शीट के साथ, तो क्या हुआ कि उसमें जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो डेवलप होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यानी एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, तो वो प्रोड्यूस होता है। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। देखिए एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, एक चार्ज बॉडी है, और वो दूसरे अनदर चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी कोई भी हो, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो कंटिन्यूसली आईएमपी है, टॉपिक है, ठीक है, आईएमपी टॉपिक है। सो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, तो वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। नाउ सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? मान लीजिए कि हम एक बिल्डिंग से ऊपर से कोई कॉइन है या फिर कोई पेन है, तो हम उसको गिराते हैं और वो नीचे ही आ रही है, तो हमें एक क्वेश्चन होना चाहिए कि वो नीचे क्यों आ रही है? नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स क्या है कि वो ग्राउंड पे ही गिरते हैं, तो और प्लांट्स है, ठीक है, तो प्लांट्स भी नीचे ही गिर रहे होते हैं, प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो, तो वो सभी है वो नीचे क्यों हो रहे हैं? नीचे ही क्यों मूविंग हो रहे हैं? सो ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब आपको पता है कि न्यूटन था साइंटिस्ट, इसकी जो इन्वेंशन जिसने किया था उसका नाम क्या था? न्यूटन था। वो एक सेब के पेड़ पे नीचे बैठा था और ऊपर से एप्पल है वो नीचे गिरा उसके माथे पे। सो उसको ये क्वेश्चन आया कि ये नीचे ऐसे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तब उसकी इस सोच ने उसने इन्वेंशन किया और उसने बताया कि यह ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन है वो याद रखनी होगी। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। क्या हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की टुवर्ड्स फॉल हो रहा है, ठीक है, बिकॉज इट पुल्स देम। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे फोर्स ऑफ उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और सिर्फ ग्रेविटी भी हम कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं एट्रैक्टिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो ये हमको याद रखना है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स पे वो फोर्स है वो लग रहा है। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर और इट, कि कोई भी अगर टाइम है लेकिन हमारी डिटेल्स के बिना ही वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे लग रहा होता है। अब मान लीजिए कि हम वाटर है, ठीक है, अब अगर हमारे घर में कोई एक नल होता है, ठीक है, तो हम उसको टैप करते हैं तो क्या होता है कि वाटर है वो नीचे ही आ रहा है, तो वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। सो हमें ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर। अब प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है कि हम कोई भी अगर चीज़ है उस पर अगर हम प्रेशर लगाते हैं, कोई भी चीज़ है, अब मान लीजिए कि कोई आयरन नेल है, ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे देखिए पिक्चर्स में कि हम क्या करें कि हम उसको वुडन प्लैंक से उसको हेड से मार रहे हैं, उसको हेड के ऊपर। तो क्या होता है, जो आयरन नेल होती है वो धीरे धीमे वो चली जाती है, वुडन में लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आयरन नेल है वो धारदार नहीं है, उसकी जो आगे की जो उसकी पीक होती है वो धारदार नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होता है, तो हमें अगर ये आयरन नेल है वो वुडन में लगानी है तो हमें देर लगेगी और शायद नहीं भी होगी, क्योंकि उसकी जो धारदार है वो वहाँ पे नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास नाइफ है, ठीक है, नाइफ है, तो क्या होता है कि नाइफ का जो आगे का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलेंगे एरिया। तो मान लीजिए कि नाइफ है वो कैसे काम कर सकती है। मैं आपको कहूँ कि आपको नाइफ से आपको आपके घर वेजिटेबल से वो काटने हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप कौन सी वाली नाइफ लेंगे, जिसकी आगे की धार है वो मजबूत है वो, या फिर जिसकी वीक है वो। तो आप कहेंगे कि जिसकी धार मजबूत है वही हम लेंगे, ठीक है। तो उसका जो एरिया है वो एरिया के ऊपर डिपेंड है। सो हमें यहाँ पे याद रखना है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हम जो भी फोर्स लगाते हैं तो उसका एरिया कितना है वो इम्पोर्टेंट है। अगर एरिया है वो ज़्यादा है, वो बढ़ गया है, तो हमारा प्रेशर है वो कम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आदमी है वो सिर के ऊपर ये अपना एक उसको बोलते ना पागड़ी, ठीक है, तो वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसका एरिया है वो, जो अपने हेड का जो एरिया है वो बढ़ जाता है, और जो एरिया अगर यहाँ पे बढ़ जाता है, मैंने आपको कहा एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। सो एक ही आदमी इतना सबको जो उठा सकता है लेकिन फिर भी उसको कोई प्रेशर ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि क्या है। अब देखिए
यहाँ पे हमें जो एक्टिविटी है वो हमें करनी है 11.9 प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैसेस। अब देखिए सभी यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, मैं डायरेक्टली आपको एक्टिविटीज़ है वो कह रहा हूँ, ठीक है। हमें एक्टिविटीज़ में क्या लिखा है उससे अच्छा है कि हम एक्टिविटी में क्या है अगर वो हम देख ले तो हमें कोई कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी में से क्वेश्चन है वो नहीं निकलते, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, इस एक्टिविटी में तो क्वेश्चन है ही नहीं। सो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 2 कंटेनर है, ठीक है। अब 2 कंटेनर में एक है वो एज इट इज़ हमने नॉर्मली हमने पकड़ा हुआ है, और फिर दूसरे में क्या है कि हमने जब फोर्स लगाया है, यहाँ पे फोर्स लगाया तो वाटर का जो लेवल है वो क्या हुआ, बढ़ गया है, ठीक है, दूसरे कंटेनर में। तो वहाँ पे प्रेशर है वो वहाँ पे इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा इस एक्टिविटी में कह रहा है। अब फिर यहाँ पे इस एक्टिविटी में देखिए, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाटर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो फोर्स है वो धीमे धीमे यहाँ पर जा रहा है, और जो वाटर है वो यहाँ पे चला जा रहा है। तो हाँ, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम प्रेशर लगाए तो वाटर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, धीमे धीमे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सरफेस होती है, जो लिक्विड की सरफेस होती है, तो वहाँ पे भी फोर्स है वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं 11.16। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि अगर वाटर है तो वाटर हमने भरा हुआ है, और फिर यहाँ पे हमने छेद किए छोटे छोटे, तो छेद किए तो क्या होता है कि यहाँ पे वाटर है वो बाहर की तरफ निकल जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी जो डेप्थ होती है वहाँ पे भी सेम प्रेशर है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो ये एक्टिविटी में कहा गया है। अब हमें लर्न करना है 11.10 कि एटमॉस्फेयर है वो किसे कहते हैं। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं कि you know that there is all around us this envelope of air is known as atmosphere। अब हमें पता है कि हमारे चारे बाजू क्या है, एयर है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है, ठीक है, वो कई किलोमीटर तक स्प्रेड होती है। तो एयर के साथ साथ प्रेशर भी क्रिएट होता है, तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है, तो उससे हम कह सकते हैं कि कोई एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या होता है कि उसमें एयर होती है। सो उसकी एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होता है, इसलिए उस यूनिट एरिया में सभी में फोर्स है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब आपने ये एक्टिविटी तो की होगी। अगर हम कोई छोटे बच्चे के पास कोई गन होती है तो क्या होता है कि गन में से वो जब उसकी आगे की गोली होती है तो क्या होता है कि हम जब कोई ग्लास या फिर कोई भी कांच की चीज़ है उस पर लगाते हैं तो क्या होता है, वो चिपक जाती है, फिर हमें थोड़ा फोर्स करके उसको खींचना पड़ता है। तो ये ऐसी एक्टिविटी है। यहाँ पे रबर का कुछ अलग सा ऑब्जेक्ट लिया है, तो क्या होता है कि आजू बाजू की एयर है फिर वहाँ से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, वहाँ से एयर का कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है जब ये कहीं पे भी चिपक जाती है, तो फिर वहाँ पे प्रेशर है वो क्रिएट होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो लास्ट है, तो ये एक बॉय है और बॉय के सिर के ऊपर यहाँ पे फोर्स लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके
जो वेट लग रहा है एयर का वेट, ठीक है, शायद यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हाँ यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर उसका हेड है, उसका एरिया है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे 1000 किलो वेट है वो वहाँ में प्रोड्यूस होता है। तो उसका रीज़न क्या है कि साथ साथ उसका जो सिर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसकी जो बॉडी के अंदर भी होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो बाहर का होता है वो बाहर का होता है उससे क्या करते हैं, रिमूव कर देता है हमारा जो अंदर का प्रेशर होता है वो। सो इसलिए यहाँ पे उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहाँ पे लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं तो ये एक्टिविटी आप खुद लर्न कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे जो दो हाफ बॉल है वो लिए है, तो क्या हो रहा है कि उसको चिपक दिया है, फिर क्या हुआ है उसको जॉइंट कर दिया है। अब अगर 7 हॉर्स भी अगर कोई कितनी भी ताकत लगाए तो भी वो अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्रिएट होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर है वो ओवर होता है। यूनिट टेस्ट में हमारा ये चैप्टर है, मैंने आपको PDF भेज दी है, तो आप ये सब एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिए और फिर बुक में लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।